उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी। 9 अजला के 54 हलकों में हो रही है वोटिंग। 613 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत दांव पर। वजीर आजम आज जन औषधि दिवस पर भारतीय जन औषधि प्रोजेक्ट से फायदा उठाने वालों से करेंगे बातचीत। इसका मौजू है जन औषधि लोगों के लिए मुफीद। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक से हिंदुस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। सूमी में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को पोल्टावा के रास्ते मगरबी सरहदों तक बाहिफाजत पहुंचाने की तैयारी। तकरीबन 1200 भारतीय 7 परवाजों के जरिए आज पहुंच रहे हैं वतन। रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर। रूसी हमले के बाइस यूक्रेन में इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का भी होगा हंगामी इजलास। आलमी अदालत इंसाफ आज और कल यूक्रेन रूस बहरान पर करेगी समाअत। भारतीय खवातीन की शूटिंग टीम ने ISSF वर्ल्ड कप में जीता सोने का तमगा। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में राही सरनौबत, ईशा सिंह और रिधम सांगवान पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने सिंगापुर को 13-17 से दी शिकस्त। इस टूर्नामेंट में भारत का ये है 5वां तमगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में आज इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में 9 अजला के 54 इंतखाबी हलकों में पोलिंग हो रही है। ये जिले हैं मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई। 613 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 2 करोड़ 6 लाख वोटर इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 57 सीटों पर पोलिंग के लिए 12,000 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। कोविड के पेश नज़र हिफाजत के खास इंतजाम किए गए हैं। चंदौली और सोनभद्र के कुछ पोलिंग मराकज़ के अलावा तमाम पोलिंग मराकज़ पर पोलिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर शनिचर की शाम खत्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम वोटरों से उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में वोट डालने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया और कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जमहूरियत के अजीम त्यौहार की तकमील का दिन है। मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूं कि वो असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले की पोलिंग पर बात करते हैं चंदौली में मौजूद अपने नामनिगार कुमार आलोक से। कुमार, वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपील की है और अब ये देखा जाए तो अब ये आखिरी मरहला है, किस तरह का जोश आप वहां पर देख रहे हैं? अब अगर आप कहें 7 बजे सवेरे से ही यहाँ पर जोशो खरोश है और वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ वज़ीर आला ने भी अपील किया है, अपील किए लोगों से कि आप इस इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर के जो डेमोक्रेसी का जो पिलर है उसको मजबूत करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कतार है, आप पुरुषों की कतार है, आगे आप देखेंगे कि तो महिलाओं की भी कतार है और आप पूरे के पूरा मतलब 7 बजे से लेकर जो पंक्तियाँ लगी है यहाँ पर, जो लाइनें लगी हैं मतदाताओं की, तो अविश्वसनीय है। अभी अगर इस परिसर के बाहर देखेंगे तो कम से कम 100 मतदाता वहां खड़े हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए यहाँ पर जो NM है, स्वास्थ्य सेविका है, यहाँ पर लगी हुई हैं। इनके पास से आप देख सकते हैं थर्मामीटर जो होता है टेम्परेचर मापने के लिए। इसके अलावा आप मास्क, लोगों को मास्क दिया जा रहा है, मतदाताओं को। इसके अलावा ग्लव्स भी दिया जा रहा है कि क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके, और ये सैनिटाइजर की भी यहाँ पर व्यवस्था है। और आप देखेंगे कि अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं, चाहे वो राज्य पुलिस के जवान हैं, वो भी मुस्तैदी के साथ इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इनको देख रहा हूँ, कल शाम से इन्हें मैं देख रहा हूँ, और इनके जैसे सारे जवान यहाँ पर इस मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने हेतु यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि
खासा उत्साह लोगों के अंदर है इस मतदान को लेकर के। आज का जो मतदान है वो 7वें चरण का अंतिम चरण का मतदान है। और चंदौली जिले की अगर बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटें में अगर 2017 की हम बात करें तो 2017 में 4 में से 3 सीटें बीजेपी को गई थी, 1 सीट विपक्ष को गया था। अब बीजेपी के पास चुनौती है कि 4 में से जो 3 सीट उन्होंने जीती थी उसको वो बरकरार रख सके या उसको उसमें और इजाफा कर सके। कुमार, आप चंदौली में हैं और खबर ये है कि हमने पढ़ी थी कि चंदौली और सोनभद्र के कुछ पोलिंग मराकज़ के अलावा तमाम पोलिंग मराकज़ पर पोलिंग सुबह 7 बजे से जारी है। वहाँ की क्या टाइमिंग्स रखी गई हैं? देखिए, अगर चंदौली की हम बात करें, अगर हम सोनभद्र जिले की बात करें तो अगर इनके ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है। सबसे बड़ा यहाँ सोनभद्र के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पावर जो उत्पादन होता है, पावर का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा सोनभद्र जिले में होता है। वहाँ जो पावर प्लांट है पूरे देश को ये बिजली देता है। इसके अलावा अगर आप इतिहास की अगर बात करें, अगर चंद्रकांता आपने पढ़ा होगा तो बाबू देवकीनंदन खत्री की जो एक अमर गाथा है, तो नौगढ़ जो उनका राजमहल है, चंद्रकांता का जो राजमहल है वो भी इसी इलाके में, इसी चंदौली ज़िले में है, चंदौली और सोनभद्र के बीच में है। और ये इलाके झारखंड से भी जुड़े हुए हैं और बिहार से भी इनकी सीमा है। कर्मनाशा जो नदी है जो बिहार और यूपी को डिफाइन करती है, यानी कर्मनाशा नदी की उस पार बिहार है और कर्मनाशा नदी की इस पार से यूपी शुरू होता है। इसके अलावा ट्राइबल इलाके भी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर एकमात्र कोई जिला है सोनभद्र और चंदौली जहाँ पे ट्राइबल है, पहाड़ों पर बसे हुए हैं, और एकमात्र ये दोनों जिला है जो उग्रवाद प्रभावित है। तो प्रशासन की ओर से काफ़ी इंतजामात किए गए हैं कि इस उग्रवाद प्रभावित जिले में, हालांकि जो 2010-2015 में जो स्थिति थी वैसी स्थिति अब नहीं है, शांति है, लेकिन फिर भी ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो प्रशासन ने अपनी ओर से ज़बरदस्त इंतजाम वहाँ पे किए हैं। मैं वहाँ भी गया था कल, वहाँ पे उन लोगों को मैंने देखा, उन लोगों को मैंने समझा, मतदाताओं से भी बातचीत की और सुरक्षा बलों से भी बातचीत की। तो कुल मिलाकर चंदौली और सोनभद्र जो जिला है वो सेंसिटिव है, लेकिन अभी तक पूर्ण शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और गजब का उत्साह, जबरदस्त उत्साह, खासकर मतदाताओं को देख करके लग रहा है यहाँ पे। हाँ कुमार, हमारे साथ एक भदोई से भी हमारे नामानिगार जुड़े हुए हैं। भदोई से आपको बता दें कि राजेश राज है, उनसे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम तफसीलात का। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए जंगी पैमाने पर जारी ऑपरेशन गंगा की। ऑपरेशन गंगा के तहत बुडापेस्ट से एक तैयारा यूक्रेन में फंसे तलबा को लेकर दुबई के रास्ते सुबह दिल्ली पहुंचा है। मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल ने तलबा का इस्तकबाल किया। इस परवाज के जरिए 160 तलबा को घर लाया गया है। और बुडापेस्ट से एक तैयारा यूक्रेन में फंसे तलबा को लेकर दुबई के रास्ते दिल्ली पहुंचा है। मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल ने तलबा का इस्तकबाल किया और इस परवाज के जरिए आपको बता दें कि 160 तलबा को घर लाया गया है। और सूमी में फंसे भारतीय तलबा को बाहिफाजत निकाले जाने की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय सिफारत खाने की टीम पोल्तोवा पहुंच गई है। सूमी में फंसे तलबा को वहां से जल्द खाली करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सूमी पोल्तोवा शहर से 175 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन में भारतीय सिफारत खाने ने एक ट्वीट में कहा है कि पोल्तोवा शहर में भारतीय सिफारत खाने की टीम सूमी में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को पोल्तोवा के रास्ते मगरबी सरहदों तक निकालने के लिए तैनात है। सही वक्त और तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो मुख्तसर नोटिस पर छोड़ने के लिए तैयार रहें। और पोलैंड में भारतीयों के इनखला की निगरानी कर रहे मरकजी वजीर वीके सिंह ने बताया है कि पोलैंड से तकरीबन 3000 लोगों को घर भेज दिया गया है। अगर अब भी कोई यहां आता है तो यहां मौजूद टीम उसे घर ले जाएगी। हमारी कोशिश रही है कि हम सबको सुरक्षित लेके जा सकें। पोलैंड के अंदर ये आखिरी फ्लाइट है। 3000 के करीब बच्चे जो है हम लोगों ने सुरक्षित घर पहुंचाए हैं और इसके बाद हमें आशा है कि पोलैंड की तरफ आने में शायद कोई ना आए और अगर इक्का दुक्का कोई आता भी है तो हमारी टीम अभी भी यहीं पर है जो कि उनकी देखभाल करे।
और नाज़रीन, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले की पोलिंग की बात करते हैं। भदोई में मौजूद हैं हमारे नामनिगार राजेश राज। आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ किस तरह का माहौल उनको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजेश, किस तरह की वोटिंग आपको वहाँ देखने को मिल रही है? देखिए, जब सुबह यहाँ पर 7 बजे के आसपास हम लोग इस मतदान केंद्र पर पहुँचे, जो भदोही का जिला मुख्यालय है, ये ज्ञान नगर कहलाता है, और यहाँ पर जो एक मतदान केंद्र है, यहाँ पर जिलाधिकारी भदोही जो हैं आरेका अखौरी, वो भी मतदान करने के लिए आई और उन्होंने मतदान किया। और उसके बाद चूंकि जिलाधिकारी महिला है, और उसके बाद आप देखेंगी हमारी बाईं तरफ की किस तरीके से महिलाओं की एक लंबी कतार जो है ये आपको देख सकती हैं कि जो घर की महिलाएं हैं वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए मुस्तैदी के साथ आई हैं। पहले जो है घर का काम जो है बाद में ये करेंगी, पहले आई हैं मतदान करने के लिए। मतदान करने के बाद जब ये घर जाएंगी तो चूल्हा चक्की का काम करेंगी, फिर पुरुष मतदाता जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आधी आबादी जो है, गांव ग्रामीण इलाका है, लेकिन ग्रामीण इलाके में भी महिलाएं जागरूक हैं और बड़ी तादाद में मतदान के लिए आई हैं। हमने कुछ फर्स्ट टाइमर जो वोटर्स थे उनसे भी हमने बातचीत की और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करने का जो आलम है, उसका उत्साह कहीं न कहीं पूरे चरम पर है, पूरे शबाब पर है। और हम इस महापर्व में शिरकत करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिलाधिकारी जो है यहाँ पर महिला हैं आरेका अखौरी, उन्होंने कहा कि हमने एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये कि चिन्हित किया कि जो भदोही के मतदाता जो दिल्ली, मुंबई समेत देश के अन्य हिस्सों में, महानगरों में रहते हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पर फोन कॉल्स किए गए, उनको बताया गया कि आपका मतदान केंद्र यहाँ है, आप मतदान करने के लिए आएं। और इसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और आप देख सकते हैं कि जो मतदान करने का आलम की देखिए, जो घर की महिलाएं हैं, व्हील चेयर पर जो आसक्त हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वो महिलाएं जो हैं, इनकी उम्र भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी है। अभी कुछ देर पहले हमने एक मतदाता से रूबरू कराया था अपने डीडी न्यूज के लिए, उनकी उम्र 103 साल थी, शांति देवी। वो उनके घर जो बेटे थे वो उनको मतदान केंद्र पर लेकर आए थे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो समाज और परिवार में जो बुजुर्ग लोगों के प्रति नजरिया जो बदला है, उसको भी मतदान के जरिए, लोकतंत्र के महापर्व के जरिए हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो आसक्त लोग हैं उनको व्हील चेयर पर जो है मतदान केंद्रों तक लाने की कोशिश की जा रही है। तो यह एक बड़ी कोशिश, बड़ा पहल हम कह सकते हैं चुनाव आयोग की। हसास महिलाएं हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सुबह से ही वो यहाँ पर आ गई हैं। राजेश, आपने बताया कि इनका इरादा ये है कि पहले ये वोटिंग करेंगी, उसके बाद अपने घर का कामकाज देखेंगी। काफ़ी जिम्मेदारी भरा इनका कदम है जो इन्होंने ये कर रही हैं। और आपने बताया कि यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं वो भी महिलाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की। ऑपरेशन गंगा के तहत मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सूमी में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए पोल्तोवा के रास्ते में 4 बसें भेजी गई हैं। हंगरी में उन्होंने कहा है कि हर बस में 50 मुसाफिरों की गुंजाइश है। 4 buses with a capacity of 50 each are already on their way to Poltova, and I think the logistical arrangements are also being for the other students to be taken to Poltova, and from there, depending on what the situation will be. So I think both in terms of a plan, food, arrangements, they're all in place. और सूमी में फंसे भारतीय तलबा को बाजियाब कराए जाने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। पोल्टोवा शहर में भारतीय सिफारतखाने की टीम पहुंच गई है। सूमी में फंसे तलबा को जल्द रिहा करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सूमी पोल्टोवा शहर से 175 किलोमीटर आपको बता दें कि दूर है। यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने एक ट्वीट किया है कि पोल्टोवा शहर में भारतीय सिफारतखाने की टीम सूमी में फंसे भारतीय तलबा को पोल्टोवा के रास्ते मगरबी सरहदों तक बाहिफाजत पहुंचाने के लिए तैनात है। दुरुस्त वक्त और तारीख जल्द ही बताई जाएगी। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो मुख्तसर नोटिस पर निकलने के लिए तैयार रहें।
और बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंचने वाले तलबा ने अपना तजर्बा बयान किया है। जंग के माहौल में उन्हें भारतीय सिफारत खाने से कैसे मदद मिली है और वहां से वो कैसे निकल पाए हैं, ये सब कुछ मालूमात जानी है हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने। गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को स्वदेश लेकर आया जा रहा है। दो भाई हमारे साथ हैं जो गुजरात से संबंध रखते हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं अभी। आप बताइए, ये ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, कितना मददगार रहा आप लोगों के लिए? ये बहुत मददगार करा। इसी कारण हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के कारण ही आज सही सलामत दिल्ली पहुंच गए और अपने वतन पहुंच गए। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इंडियन एम्बेसी ने किस तरह से आपकी वहाँ मदद की? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए पहले तो शेल्टर प्रोवाइड किया था, स्कूल प्रोवाइड की थी, उसमें रह रहे थे। बहुत सारे बच्चे थे, 400 बच्चे थे, सबके लिए खाना वाना सब वही प्रोवाइड करते थे। और बंकर भी प्रोवाइड किया था कि उधर रात में कुछ हुआ तो बंकर में चले जाने के लिए बस। और फिर बॉर्डर में भी बहुत, फिर हंगेरी हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर लिया, हंगेरी में भी बहुत साथ मिला हमारा इंडियन एम्बेसी से। किस तरह की वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सी ईयर के छात्र हैं आप? मैं विनिसिया में पढ़ रहा हूँ। विनिसिया नेशनल पेरिगो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। वहाँ किस तरह का माहौल था, कितना डर का माहौल था, क्या दृश्य आपने देखे, क्या बयान करना चाहिए? विनिसिया में तो अभी स्टार्ट हुआ है, जो हुआ है। एयरपोर्ट अभी फ़िलहाल उड़ाया गया है और थोड़े जगह पे ब्लास्टिंग बॉम्बिंग हुई है, पर क्यू में हालत ख़राब थी। हम लोग 24 से ही क्यू में वो सब हो रहा था, फायरिंग वायरिंग। हम लोग एयरपोर्ट गए थे, एयरपोर्ट उसी दिन हमको हमारे सामने से फायरिंग हुई, टैंक वैंक हमारे सामने गए थे। मन में कितना डर था आपके? बहुत डर था, पर हम लोग एक बार इंडियन एम्बेसी पहुंच गए। इंडियन एम्बेसी फिर उधर उन्होंने सब किया हमारे लिए अरेंजमेंट, वहाँ से हम लोग सेफली आज इधर पहुंच गए। भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है। उन्हीं कारण अभी बाकी कंट्री के भी स्टूडेंट उधर फंसे हुए, पर उनकी गवर्नमेंट अभी कुछ कर ही नहीं पाई और खाली इंडियन गवर्नमेंट है जो अपने स्टूडेंट सही सलामत इधर पहुंच दिए। तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि सुरक्षित अपने देश पहुंच चुके हैं और ये खास तौर पर ऑपरेशन गंगा को और भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरामैन अजित के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में स्लोवाकिया के वजीर ख़ारजा डॉक्टर मार्टिन क्लूस ने बताया है कि भारत से आए मरकजी वुज़रा ने बहुत तेज़ी से राब्ताकारी का काम अंजाम दिया है, जिसकी वजह से भारतीय शहरियों की वापसी इतनी जल्दी हो पाई है। और यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा होने वाले तनाज़े के खात्मे की राह तलाश करने के लिए यूक्रेनी वफ्द और रूस के दरमियान आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के 2 दौर हो चुके हैं। बातचीत के दूसरे दौर के दौरान यूक्रेन और रूस दोनों ने जंगी मकामात से शहरियों के इनखला के लिए इंसानी बुनियादों पर मुश्तरका तौर पर राहदारी फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। और यूक्रेन में रूस के हमले से पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमेरिका और अल्बानिया ने इस हंगामी दरख्वास्त की है। और आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी इमदाद के सरबराह मार्टिन ग्रिफ़िथ्स और अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल ब्रीफिंग सुनेंगी। और यूक्रेन और रूस आज आलमी अदालत इंसाफ में आमने सामने होंगे। यूक्रेन ने रूस के फौजी ऑपरेशन के खिलाफ हंगामी इक़दामात के लिए अदालत से रुजू किया है। इसके साथ साथ रूस की कानूनी टीम ने एक मुमताज़ वकील से इस्तीफे की वजह से रूस का पहलू कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में यूक्रेन की जानिब से दायर किए गए एक मुकदमे में नस्ल कुशी की रोकथाम से मुतालिक 1948 के मुआहदे की तशरीह पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे में अदालत को तनाज़ात के हल के लिए फोरम के तौर पर नामजद किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी फौजियों को खबरदार किया है कि यूक्रेन की फौज कीव के इलाके में जंगी जराइम के मुर्तकब फौजियों को माफ़ नहीं करेगी। कीव से अपने रात के खिताब में ज़ेलेंस्की ने रूसी फौजियों को पैगाम
पहुंचाते हुए कहा है कि वो मुल्क पर हमले के दौरान जानबूझकर कत्ल करने के लिए फैसले के दिन का इंतजार करेंगे। ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया है कि वो मॉस्को के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि रूस की जारियत मगरिब के लिए वाज़ेह इशारा है कि रूस के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां काफ़ी नहीं हैं। इस दौरान यूक्रेन के शहर मार्पोपोल ने 2 लाख अफराद को निकालने की कोशिशें दूसरे रोज भी रोक दी गई थी क्योंकि लड़ाई जारी रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने कल कहा है कि यूक्रेन में 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से 20 से ज़ायद बच्चों समेत 364 शहरी हलाक हो चुके हैं। इस हमले में सैकड़ों जख्मी हुए हैं। रूसी हमले की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक मालडोवा में नए मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला जारी है। पालंका में पनाह गुज़ी कैंप कायम करने वाले मुंतज़िमीन मज़ीद नए खेमे और अशिया हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन नए कैंपों में दर्जनों नए मुहाजिरीन पहुंच रहे हैं। इजरायली हेल्थ वर्कर्स पालंका माया की सरहद पर पनाह गुज़ीनों का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस टीम के एक रुकन ने बताया है कि वो वहां यूक्रेन से आने वाले तमाम लोगों की खुराक और तिब्बी खिदमात का ख्याल रखने के लिए पहुंचे हैं। दरियासना मालडोवा ने जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने के लिए दरख्वास्त दे दी है। इस इकदाम से रूस के नाराज होने का खदशा है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जन औषधि दिवस के मौके पर जन औषधि केंद्रों के मालिकान और जन औषधि योजना के इस्तफादा कुनंदगान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस मौके पर बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म का खिताब होगा। इस तकरीब का थीम है जन औषधि लोगों के लिए मुफीद। जेनेरिक अद्वियात के इस्तेमाल और जन औषधि प्रोजेक्ट के फ़वाइद के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए 1 मार्च से मुल्क भर में जन औषधि हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के दौरान जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृशक्ति सम्मान, जन औषधि बाल दोस्त, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र और जन औषधि जन आरोग्य मेले जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। अद्वियात को शहरियों के लिए सस्ती और काबिल रसाई बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने विजन के मुताबिक अब मुल्क भर में 8600 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र दस्तयाब हैं, जो तकरीबन हर जिले का अहाता करते हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO चित्रा रामकृष्णन को CBI ने NSE कोalition मामले में गिरफ्तार कर लिया है। कबल अज़ीं खुसूसी CBI अदालत ने कोalition मामले में उनकी पेशगी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। चित्रा पर हिमालय से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुबैना योगी के कहने पर काम करने और हसास मालूमात शेयर करने का इल्ज़ाम है। CBI ने हाल ही में NSE के साबिक ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया था। माना जा रहा है कि हिमालय के योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम है। सुब्रमण्यम पर NSE के कामकाज में मदाखलत का इल्ज़ाम है। वो NSE के साबिक CEO चित्रा रामकृष्णा को मशवरा दिया करते थे और वो उनके इशारे पर काम किया करती थी। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खी पर, जहां यूपी में आखिरी मरहले की 54 असेंबली सीटों पर पोलिंग आज, तैयारियां मुकम्मल, 2 करोड़ 6 लाख वोटर्स 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो और ख़बर हमने इसमें ली है वो आपको बता दें कि CISF निजी सिक्योरिटी एजेंसियों को तरबियत देगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ये बात कही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जब मुल्क आज़ादी का 10 साला जश्न मना रहा होगा तो मईशत के साथ साथ सिक्योरिटी का निज़ाम भी मजबूत होगा। बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें इसमें शाया हुई हैं वो आपको बता दें। यूक्रेन के शहरियों पर रूसी हमले जारी हैं, 6 अफराद हलाक। रूसी सदर बार बार धमकी दे रहे हैं यहाँ पर, और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर नेटो फ्लाई जोन कायम नहीं कर सकता है तो हम जंगी तैयारा दे देंगे। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है सऊदी अरब से है, जहां समाजी फासले की शर्त अब ख़त्म कर दी गई है और क्वारंटीन और PCR
टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अब हरमैन शरीफ में आपको बता दें कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर यहाँ पे ख़ास इंतज़ामात किए जा रहे हैं और उसी के साथ ही अब मस्जिद नबवी अपनी मुकम्मल गुंजाइश के साथ खुल जाएगी। खेल के सफ़े पर जो सुर्खियां शाये हुई हैं वो आपको बता दें कि IPL 2022 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। इफ्तिताई मुकाबलों में चेन्नई और कोलकाता आमने सामने होंगे और इंडियन प्रीमियर लीग में आपको बता दें ये 15वां सेशन होगा और इस शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है जो मुंबई और पुणे में मुनक़िद होगा। तो ये थे रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ। इसके बाद नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जहां पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों कल हुआ है। मुल्क के हर शहर में नदी का जश्न मनाने की ज़रूरत है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है, रूस यूक्रेन बहरान का इक़्तिसादी नमू और इफ़राते ज़र पर मनफी असर पड़ने का अंदेशा है। माहिरीन ने ये इंतबाह जारी किया है। और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े पे जो खबर शाये हुई है, ऑस्ट्रेलिया में शदीद बारिश और सैलाब में 17 लोग हलाक हो गए हैं। राष्ट्रीय सहारा की आलमी सफ़े पर यह सुर्खी शाये हुई है। ऑस्ट्रेलिया में शदीद बारिश और सैलाब में 17 लोग हलाक हो गए हैं। तो ये थे आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे जब बढ़ते हैं अपने बुलेटिन में, जहां बात करते हैं खेलों की। भारतीय खवातीन की निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप में तराई तमगा जीत लिया है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में राही सरनौबत, ईशा सिंह और रिधिम सागवान की भारतीय टीम ने सिंगापुर को 13-17 से शिकस्त देती है। इस टूर्नामेंट में ये भारत का 5वां तमगा है। इससे कबल मिक्स्ड टीम इवेंट में श्रियांका सांघी और अखिल शिरवाण ने 15 मीटर राइफल 3 पोजीशन यूनिट में कांसे का तमगा जीता था। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में 3 गोल्ड समेत 5 तमगे जीत लिए हैं और तमगों की तादाद में दूसरे नंबर पर है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।